माननीय हाईकोर्ट ने जो सवाल धार्मिक शिक्षा पे उठाया है, सरकार को उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। हमारी जो केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी सरकार की अपेक्षा रही है कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर, हम उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। सरकारी खर्चे पर अगर मदरसे हैं या फिर सरकारी खर्चे पर किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है क्या? सरकारी खर्चे पर मदरसे, तो क्या यह देश के संविधान का उल्लंघन है? और यूपी में क्या योगी विरोधी गैंग मजहब के नाम पर साजिश में जुटा है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि क्या यह अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है। अब केंद्र और यूपी की योगी सरकार को 6 हफ्तों में इस सवाल का जवाब देना है। दरअसल यह सुनवाई जौनपुर के एक मदरसा के टीचर की याचिका पर हुई। जौनपुर के एजाज अहमद ने वेतन से जुड़े विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और योगी सरकार से जवाब तलब किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की नीति एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाली है। सुनिए। सवाल है कि क्या देश का कानून, देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि सरकार धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए बजट में प्रावधान कर सकती है, पैसा खर्च कर सकती है या नहीं खर्च कर सकती है? माननीय हाईकोर्ट ने जो सवाल धार्मिक शिक्षा पे उठाया है, सरकार को उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों में आज एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। मजहबी तालीम, किसी भी ऐसा विद्यालय जहां पर सरकारी ग्रांट मिल रही हो वहां मजहबी तालीम दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। प्राच्य भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब पहले जो हुआ करता था, आज उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। हमारी जो केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी सरकार की अपेक्षा रही है कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर, हम उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन मजहबी तालीम देने का जो विषय है ये ठीक नहीं है। मजहबी तालीम तमाम सारे ऐसे मदरसे देते हैं जिन मदरसों को सरकार से ग्रांट नहीं है। तो कोर्ट ने जो पूछा है उन मदरसों को लेकर जिनको सरकारी ग्रांट है, क्या वहां पर मजहबी शिक्षा दी जा सकती है और क्या यह उल्लंघन है? आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ यूपी सरकार मदरसों पर कितना खर्च करती है। मतलब बजट में मदरसों के लिए प्रावधान क्या है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। मदरसों के लिए 479 करोड़ के बजट का प्रावधान है। मदरसों में लैब की स्थापना के लिए 1 लाख का अनुदान सरकार दे रही है। मदरसों को बुक बैंक की स्थापना के लिए 50,000, विज्ञान और गणित किट के लिए 15,000 रुपए, पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट टीचर को 6,000 रुपए महीना सैलरी, बीएड अगर वो शिक्षक है तो उससे 12,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। ये सरकार का प्रावधान है। अब मैं वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में मजहबी शिक्षा क्यों? सवाल यह भी कि क्या योगी विरोधी गैंग मजहब के नाम पर साजिश में जुटा है इस सवाल के बहाने? सवाल यह भी कि योगी की मदरसा क्रांति से दिक्कत किसे है? मदरसे पर संग्राम और हाईकोर्ट के सवाल पर क्यों मचा है घमासान? क्या यह किसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? सवाल यह भी कि मजहबी पाठशाला पर क्या ताला लगेगा? इन सभी सवालों को लेकर चर्चा होगी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विष्णु शंकर जैन जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। असगर खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आप वकील भी हैं। मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह सबसे पहले एक सवाल देश का मूड जानने के लिए, सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा यानी मजहबी शिक्षा सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? यह सवाल पूछा तो कोर्ट ने है, आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइए। हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लीजिए और आपकी राय शो के आखिर में हम दिखाएंगे। सबसे पहले विष्णु जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि कानूनी मामलों को आप बेहतर समझते हैं और बेहतर तरीके से देश के लोग आपसे समझ भी लेते हैं। जो हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं, इस सवाल के मायने क्या है? मैं चाहूंगा एक एक परत आप जरूर सामने रखें। किस तरीके से यह सवाल सबसे बड़ा है? देखिए, जो हाईकोर्ट ने, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है
और मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस बात को और इस खबर की गहराई को समझा। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हो रहा है इस देश में मेजॉरिटी समाज के साथ, और अगर उसको कानूनी रूप से समझें कि अगर कोई आर्टिकल 28 संविधान की आर्टिकल 28 का गहन अध्ययन करेगा तो वो ये पाएगा कि जो भी सरकारी स्कूल है उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये एक जनरल रूल है। पर साथ ही साथ संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 की उसकी रचना की, और उसमें सबसे मूलभूत बात यह है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की उनको एक गेटवे ओपन कर दिया। अब इसमें एक बहुत मूलभूत बात है जो हमें समझने वाली है, और मैं ये फैक्ट्स आपके चैनल पर रखना चाहता हूं। टीएमए पाई का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 31 अक्टूबर 2002 को, और 12 अगस्त 2005 को इस जजमेंट को पीए इनामदार के केस ने एक्सप्लेन किया। इन दोनों जजमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के ये एक गेटवे ओपन कर दिया है कि माइनॉरिटी समाज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जा सकते हैं, उसको सरकार अनुदान दे सकती है, उसको गवर्नमेंट एफिलिएशन मिल सकता है, उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो सकती है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो स्टेट एडेड मतलब सरकारी फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज की जा सकती है। अब मैं यहां पे आपके सामने सवाल पूछना चाहता हूं, ये सवाल मैं इतने दिनों से पूछ रहा हूं कि भाई ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने धर्म के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकती है, और अगर खोलती है तो उसको कोई सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता है क्योंकि वो आर्टिकल 28 का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी की कैटेगरी में नहीं आता है। पर साथ ही साथ आपने माइनॉरिटी की रचना करके एक ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी गेट ओपन कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, कोई जरा जो संविधान सभा में लेकिन मैं चाहूंगा एक और सवाल जो हाईकोर्ट ने पूछा कि ठीक है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस खुले, आप उनको ग्रांट भी दीजिए, लेकिन क्या उनके आधार पर अगर आप मजहबी तालीम वहां पर दे रहे हैं तो क्या ये जो सेक्शंस गिनवाए हैं हाईकोर्ट ने उनका ये उल्लंघन है कि नहीं है आपकी नजर में? देखिए, बिल्कुल उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि माइनॉरिटीज को जो संविधान में राइट दिए हैं कि वो अपना धर्म, दो तरह की माइनॉरिटी संविधान में होती है आर्टिकल 29 के तहत, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन किया गया है, और भाषा के आधार पर तो उनको यह अधिकार दिया है संविधान ने कि आप अपने धर्म और भाषा को सुरक्षित करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। पर गड़बड़ यह हो रही है कि वहां पे यहां के लोगों ने सेकुलरिज्म की आड़ में समझ लिया कि सरकार को उसको अनुदान देना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन। और यही बात हाईकोर्ट कह रही है कि आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का वायलेशन है, क्योंकि संविधान ने यह ऑब्लिगेशन ये आपके ऊपर बाउंड किया ही नहीं है कि आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलें और उनको फंड करें और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाएं। ये पूरा जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, और जो सरकार उनको अनुदान दे रही है, ये असंवैधानिक है। आर्टिकल 14, 15 को उल्लंघन है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि क्योंकि आपने मेजॉरिटी समाज के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते, कोई गुरुकुल नहीं खोल सकते जिसको सरकारी फंड्स मिले, पर साथ ही साथ उसी समय आप मदरसा खोल के सरकारी फंड देने का ये जो गेटवे टीएमए पाई और पीए इनामदार के जजमेंट ने, और साथ ही साथ माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट ने ये जो गेटवे बनाया, और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट ने, इस गेटवे को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये पूरा गेटवे एंटी हिंदू है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, असगर खान वकील आप भी हैं, और मुझे लगता है जो बातें विष्णु जैन ने कही वो आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। सवाल मैं उसमें यह ऐड कर देता हूं, सर जब टैक्स पेयर्स का पैसा है, सरकारी मदद है, ग्रांट मिल गई, चलिए ठीक है, फिर उसमें मजहबी शिक्षा क्यों? क्या आपको भी नहीं लगता कि ये जो सेक्शंस गिनवाए हैं हाईकोर्ट ने उनका उल्लंघन है? देखिए, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 इसमें बाकायदा तौर पर बिल्कुल विष्णु भाई ने सही कहा है कि माइनॉरिटी को डिस्क्राइब किया है, उसके हकूक को, उसके लायबिलिटीज को, तमाम चीजों को किया है। लेकिन अगर आप इस सवाल पे, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है, कोई डायरेक्शन है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। नहीं, अभी कोई डायरेक्शन ऑर्डर नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम उससे इत्तेफाक कोई अभी डायरेक्क्शन ऑर्डर नहीं है, उससे संतुष्ट हो। हाईकोर्ट ने पूछा है और केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, नोटिस हुआ है, अरे वो तो नोटिस हुआ है, अरे
अरे साहब वो तो नोटिस हुआ है, मुझे मालूम है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं तमाम मैं वकील हूं, इस नजरिए से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो मुझे मालूम है, नोटिस हुआ है स्टेट को, उन्होंने रिप्लाई मांगा है। लेकिन जहां तक जिन मदरसों की आप बात कर रहे हैं, मदरसे दो तरह के हैं। एक मदरसे वो हैं जो कि जिनमें सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, उस किसी मदरसे को कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, चंदे होते हैं और उसमें बाकायदा डोनेशन से वो मदरसे चलते हैं। वहां दीनी तालीम जरूर है बहुत सारे मदरसों में, लेकिन जिन मदरसों में सरकारी मदद मिल रही है वहां बाकायदा साइंस, कंप्यूटर और तमाम तालीमें दी जा रही हैं। डिग्री को वहां से उनके साथ एफिलिएटेड किया गया है सरकार के साथ और वो वैलिड मानी जा रही है। तो वो मदरसे, उसमें कोई धार्मिक तालीम पेवरली नहीं दी जा रही। नहीं, कोई अच्छी बात भाई आपने कहा, ये बात क्या आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? दिया गया हो, ये बात क्या आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि जो सरकारी मदद वाले मदरसे हैं वहां पर दीनी तालीम नहीं है, वहां मजहब की पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां कुरान नहीं पढ़ाया जाता? आप मुझे उन मदरसों का नाम बताइए। नहीं, मुझे नहीं जानकारी है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। दी जा रही हो, अरे मुझे नहीं जानकारी है भाई, साइंस, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। तमाम ये सवाल मैं काजी साहब से भी अभी पूछूंगा, मुझे नहीं जानकारी कह रहा हूं। मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, जितनी मुझे नॉलेज है। हाईकोर्ट ने सवाल क्यों पूछ दिया? नॉलेज के बाहर कोई एक आध मदरसा हो तो नहीं, फिर ये हाईकोर्ट ने सवाल क्यों पूछ दिया? मदरसे जिनमें जौनपुर के एक सरकारी मदरसा के वो गए थे कि साहब हमारा पैसा नहीं मिल रहा। सवाल पूछ लो, जवाब देगी ना। अभी जवाब दे दिया। अरे तो कोई जवाब दे दिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई। नहीं, हाईकोर्ट ने ये नहीं, अरे सुनिए असगर भाई, हाईकोर्ट ने ये नहीं पूछा कि दीनी तालीम दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि भाई सरकारी मदद वाले मदरसे हैं, ये सेक्शंस हैं, आप बताइए वहां पर मजहबी शिक्षा इन सेक्शंस का उल्लंघन है कि नहीं है। ये हाईकोर्ट का सवाल है। कहां हाईकोर्ट ने पूछा कि दीनी तालीम दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, क्या है? ये हाईकोर्ट ने थोड़ी नहीं पूछा। अरे साहब, आपने मदरसा कह दे, स्कूल कह दे, इंस्टीट्यूशन कह दे, क्या उसका उर्दू का नाम दे देंगे तो क्या? नहीं, आप ये गोल गोल मत घुमाइए। नहीं, ये गोल गोल मत घुमाइए। किस स्कूल को मदरसा बोला जाता है? अगर ऐसा है, किस स्कूल को मदरसा बोला जाता है? घुमाने की बात नहीं है असगर भाई, किस स्कूल को मदरसा बोला जाता है? ये मिला क्यों रहा है साहब? अरे भाई, वो भी मदरसा स्कूल है, मदरसा स्कूल है। आप मदरसा किसे कहते हैं बताइए? सारे स्कूल को मदरसा बोल देंगे। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें अजीब है कि यहाँ आके जिहाद कह देते हैं। वो लोग जो जिहाद यहाँ के कहते हैं, नहीं, रुक जाइए, चूंकि आपने कानूनी रुकिए असगर भाई, एक मिनट असगर भाई, एक मिनट। मैं बाकी मेहमानों की ओर जाना चाह रहा था, लेकिन आपने एक पेज फिर फंसा दिया। विष्णु जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड आपको दूंगा ये चीज क्लियर करने के लिए, फिर मैं मौलाना साहब, संगीत रागी जी और भाटी साहब का रुख करूंगा। ये कह रहे हैं कि स्कूल मदरसा एक ही बात है। हाईकोर्ट ने पूछा भाई दीनी तालीम देना उचित है कि नहीं है, ये कह रहे हैं दीनी तालीम दी नहीं जा रही है। जी, टोटल राकेश जी, टोटल डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है, सबसे मूलभूत सवाल ये है कि क्या मदरसा जिसको फंड की कर रही है गवर्नमेंट, क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं है? मैं भैया पूछना चाहता हूं बहुत ही सरल भाषा में, कानून की भाषा को एक मिनट भूल जाइए। आगा खान लॉ कॉलेज खुला हुआ है, सेंट स्टीफन कॉलेज खुला हुआ है, कॉलवेन तालुकार खुला हुआ है, ये जितने मैंने नाम गिनाए आपको, ये सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो इनको क्या अधिकार है कि ये अपने धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं और साथ ही साथ बाकी एजुकेशन भी दे सकते हैं, और इनकी डिग्री को सरकार रिकॉग्नाइज करेगी और इनको फंड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। मैं एक सवाल आज आपके चैनल के माध्यम से सारे मेहमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हिंदू धर्म के लिए है क्या आपको ऐसा कोई गुरुकुल पता है क्या जिसको सरकार फंड करती है और हम अपनी धार्मिक शिक्षा को पढ़ते हुए, अपने वेद शास्त्र मंत्रों को पढ़ते हुए डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर बन सकते हैं? नहीं है। ठीक है, मैं सवाल लेकर आगे बढ़ता हूं। भाटी साहब, क्या आप लोगों का स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड क्या है? सरकारी फंडेड मदरसों में दीनी तालीम होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, एक तो मैं, आपने शुरू में कहा जब शो शुरू किया कि मोदी योगी विरोधी गैंग, ये कौन सी भाषा किसी न्यूज़ चैनल की हो सकती है? एक तो मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। क्या राजनीति में विरोध करना गैंग हो गया? गैंग का मतलब तो अपराधी हैं, वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, डकैतों के होते हैं। गैंग समूह को भी बोलते हैं, नेगेटिव नहीं, समूह को गैंग नहीं बोलते। अब मेरी आपत्ति है, सख्त आपत्ति है, और मैं पूरे चैनल के संपादक से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र में प्रयोग न की जाए। अमर्यादित भाषा है और अपमानित करने वाली भाषा है। अरे नहीं, अब डिरेल मत करिए। असगर खान, आपसे पूछा नहीं था, भाटी जी का नंबर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं सर, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि
नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं। नहीं सर, मत कहिए ना, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा सर, प्लीज प्लीज प्लीज, समय कम होता है। ये जो मसला है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मोदी जी उस पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री भी हैं और माननीय मोदी जी को मुस्लिम समाज से बहुत प्रेम है और मुस्लिम समाज के लिए बड़े सुधारवादी कदम उन्होंने उठाए हैं और काफी मुस्लिम उन्हें वोट भी देने लगे हैं। ये मैंने चैनलों पर सुना है, अखबारों की रिपोर्टिंग में देखा है, मीडिया की में। तो माननीय मोदी जी इस मसले को खुद निपटा दें। मोदी जी का बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय जुमला है कि हम चाहते हैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो क्या अब हाईकोर्ट कह रहा केवल कंप्यूटर हो, कुरान ना हो? हाईकोर्ट ने पूछा, अभी कुछ कहा नहीं है भाटी साहब, गलत कोर्ट में हाँ, नहीं पूछा नहीं उन्होंने, मांगनी पड़ जाती है, आपको पता है। जवाब तो, सवाल तो यही है कि केवल कंप्यूटर हो, कुरान ना हो। सर तीसरी बात राकेश पांडे जी, तीसरी बात चाहता हूं सर, आपके सामने कोई कानूनी मुश्किल खड़ी हो, हाईकोर्ट ने सेक्शंस गिनवाई हैं, पूछा यह है कि दीनी तालीम यानी मदरसे में धर्म की शिक्षा, मजहब की शिक्षा, क्या इन सेक्शंस का उल्लंघन है कि नहीं? अभी सिर्फ सरकार से ही पूछा होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल सरकार से पूछा। सरकार देखिए, अब ये सरकार की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी मानसिकता बताइए ना सर। हाँ, मैं सरकार अपनी मानसिकता देखेगी, आपकी हूं। पार्टी क्या सोचती है, मैं बता रहा हूं इस स्टैंड पर। जो अगर सरकार और सरकार के नेता ये मानते होंगे कि सब समाज में, सब लोकतंत्र में कमजोर और कम संख्या वाले वर्गों का संरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है, उनका धार्मिक संरक्षण देना भी, भाषाई संरक्षण देना भी, उनकी संस्कृति की रक्षा करना भी, रीति रिवाज की रक्षा करना भी, सब लोकतंत्र की जिम्मेदारी है, तो वो इसके पक्ष में खड़े होंगे। नहीं, आप और अगर उन्हें ये लगता होगा, आपको क्या लगता है, इसमें मेरा जवाब भी नहीं था, मदरसे में दीनी तालीम होनी चाहिए कि नहीं, इसमें मेरा जवाब भी नहीं था। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है, बताइए ना, हाँ या ना। बोल तो रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है, पहली बात तो देश के संविधान का पालन होना चाहिए। हमारा संविधान अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष अधिकार की बात कहता है, उनकी धर्म, संस्कृति, भाषा के संरक्षण की बात कहता है, उन्हें कोई दिक्कत की पढ़ाई की बात थोड़ी नहीं है। दूसरी बात, उर्दू को लेकर नहीं सवाल। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना कि जो कमजोर वर्ग हैं, जिनमें दलित भी आते हैं, अनुसूचित जातियां आती हैं, अनुसूचित जनजाति आती हैं, अनुसूचित वर्ग आते हैं। भाटी जी, मैं फिर आप राकेश जी, यही तो समस्या है, हम कितना ही आराम से बोल रहे हैं, आप हमें बोलने नहीं देते। नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं सर, मेरी यही शिकायत रहती है आपसे। मैं 3 मिनट आपके पास, आप भाई साहब लगातार बोल रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देखे करो। आप रहे हैं सर, मैं घुमा नहीं रहा, 3 मिनट से आपके पास हूं। आप लगातार बोल रहे हैं, तो मैं क्या अपनी बात नहीं भाटी जी, मैं सिर्फ एक बात, और आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों की बातचीत कर रहे हैं, फिर आप दलित वर्ग में घुस गए, सरकार क्या कहेगी आप ये बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी क्या सोचती है। कितने सेकंड आप मुझे दे रहे हैं जवाब देने? मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन मेरे सवाल का आप न बोलें। अब मैं नहीं बोलूंगा सर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। सब लोकतंत्र में सब सरकारें जो अच्छी सरकारें होती हैं, जनहितकारी सरकारें होती हैं, वे अपने कमजोर वर्गों का और कम संख्या वाले वर्गों के हितों का संरक्षण करती हैं। और जो खराब सरकारें होती हैं, खराब सोच की होती हैं, नफरती होती हैं, वे उनका दमन करती हैं, वे उन्हें बात बात पे परेशान करती हैं, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तय करना है कि आप कमजोर वर्गों को और अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण देना चाहते हैं या उन्हें परेशान करना चाहते हैं। टाइमर ऑन करके 30 सेकंड आपको मैंने दिया। धन्यवाद आपका, सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, हाँ या ना? समाजवादी पार्टी जो सोचती है वही तो मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते हैं, सरकार को तय करना है, समाजवादी पार्टी को क्या तय करना है? जो समाजवादी पार्टी सोचती वही तो मैंने बताया इतनी देर में। समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, नई सवाल का जवाब मिला सर। कादरी साहब, स्कूल मदरसा एक है। देखिए राकेश जी, स्कूल हो या मदरसा हो, अगर आप माने के एतबार से देखेंगे तो एक ही है। अच्छा। लेकिन जहां मदरसा होता है वहां पर दीनी तालीम होती है, और मदरसा कायम इसीलिए किया जाता है कि वहां पर दीनी तालीम हो, इस्लामिक तालीम पढ़ाई जाए। अब साहब, जो यूपी में जो आप बोल रहे हैं कि जो सरकारी मदद मिलती है, तो यूपी सरकार कोई हम पर एहसान नहीं करती है कि सरकारी मदद देती है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी टैक्स पे ही है, और हमारे संविधान में ये बात कही है, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनको मदद देनी चाहिए। तो उसी संविधान के आर्टिकल के तहत हमको मदद दी जाती है। अब एक सवाल मेरा ये है कि परसों रामनवमी हुई, यूपी सरकार ने राम पाठ कराया, बहुत अच्छा किया। हिंदुस्तान है, होना चाहिए, हर मजहब का जो है यहाँ पर आदर किया जाता है, बराबर होना चाहिए। तब सरकारी फंडिंग से रामनवमी मनाई गई, और जो है वहां पर मंडल के बेसिस पर पैसे दिए गए, 1-1 लाख रुपए दिए गए,
थाने में रामपाठ करवाया गया, तो ये कहां तक के दुरुस्त है साहब? एक के साथ एक सुलूक, दूसरे के साथ दूसरा सुलूक। अब कादरी ये साहब, रमजान है, कादरी रमजान चल रहा कादरी है, साहब, तो सुन अब ये लीजिए। मत कहिए सर, ये मत कहिए। दो तीन बातें आपने कही कि एक तो एहसान की बात, कौन कह रहा है कि एहसान किया? हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सर। दूसरी बात ये मत कहिए कि मुस्लिम धर्म के लिए सरकार कुछ नहीं करती है इफ्तार सर। पार्टी जो पार्लियामेंट में होती थी वो कैसे दुरुस्त है फिर? जरा वकील साहब पहले अपनी बात कर लूं, फिर आप बात करिए। आप तो देश का वातावरण बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं आजकल। आप जरा सुन लीजिए पहले। सर देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं कैसे तुला हुआ हूं? मैं तो हम अपनी ये बात नहीं कह रहे हैं कि संवैधानिक ढंग से आपने रख रहा हूं। रामनवमी के लिए क्यों दिया। हम ये कह रहे हैं कि रमजान के लिए भी दीजिए, मस्जिदों में भी दीजिए, मस्जिदों में भी एक स्पेशल पाठ करवाइए। ये यूपी सरकार को चाहिए करना, जिस तरीके से रामनवमी पे ठीक खर्च किया गया सरकार। कादरी साहब, एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लूं, फिर मैं संगीत रागी के पास जाऊंगा। काफी देर से वेट कर रहे हैं। सुनिए ना सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब संगीत रागी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या बात है? एक मिनट संगीत आप एक तरफ तो एक मिनट सुनिए ना कादरी साहब, एक मिनट सर, सुना करिए। आपने कहा कि रामनवमी के लिए पैसा मिला तो रमजान के लिए मिलना चाहिए, बात आपकी ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, दुनिया में, इस देश में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें ट्रस्ट बनाकर पैसों का मैनेजमेंट व्यवस्था कैसे हो, इसमें सरकार घुसी हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां के जिलाधिकारी होते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि जितने बड़े मस्जिद हैं या इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी इस तरीके का सरकारी दखल हो? इस पर भी आप सहमत होंगे? अरे साहब, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं पूरी अंडर वक्फ होंगे है, या और नहीं? वक्फ किसके होंगे या कंट्रोल में नहीं? है? होंगे या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। किसके कंट्रोल में है? होंगे या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। सरकार के कंट्रोल में है मैं कि वक्फ नहीं? बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं सरकारी आदमी बैठता सर। है आप कि नहीं? होंगे कि नहीं होंगे? सहमत होंगे कि नहीं होंगे? जितनी मस्जिदें हैं पूरी अंडर वक्फ है, और वक्फ सरकार के कंट्रोल में आता हो गया, तो ठीक, ऑटोमेटिकली हो गया सर, जवाब मिल गया। सरकार के संगीत कंट्रोल में है। रागी, हम संगीत कहते हैं रागी कि जो नहीं है। जो कादरी, बताइए आप, लाखों रुपए की विश्व प्रॉपर्टीज खा गया हमारा। ठीक है विष्णु जी, मुझे एक मिनट समय दे दीजिए। मैं संगीत रागी के पास जाना चाहता हूं। संगीत रागी ने अभी तक नहीं बोला है। संगीत रागी, जो बातें कादरी साहब ने कही, ये नफरत यहां पर झलक रही है। देखिए, सबसे पहले तो टैक्स पेयर, ये सही बात है कि मुस्लिम भी देते हैं, हिंदू भी देते हैं, लेकिन हिंदुओं के पैसे से कुरान की पाठ पढ़ाई जाए और कुरान में जिहाद और काफिर की परिभाषा पढ़ाई जाए और इस्लाम के बारे में पढ़ाई जाए, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में पढ़ाई जाए कि बाकी और कोई धर्म जो है वो पूजा के लायक नहीं है, कोई और पैगंबर जो है वो पूजा के लायक नहीं है, तो मेरे पैसे के कंट्रीब्यूशन से ऐसी संस्थाएं क्यों चलें, सरकार क्यों चलाए? एक सवाल है। दूसरी बात है, देखिए, बड़ा अच्छा लास्ट में एक राम के नाम पर कितनों का कत्ल कर दिया आपने, ये बताइए। आप लड़ाते क्यों है साहब? बोलने दीजिए। वैचारिकी की बात कीजिए ना चैनल पर बैठ के। देखिए, आप कादरी साहब सुन लीजिए संगीत रागी को, इसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा सर, मैं मौका दूंगा। गलत बात सुन लीजिए ना संगीत रागी को, आपकी भी बहुत सारी बातें उनको गलत लगी होंगी, लेकिन वो शांत होकर आपको सुन रहे थे, तो सुनिए पहले उनको। के पश्चात दुर्भाग्य है कि भारत की आजादी के पश्चात भी कांग्रेस और उनकी सरकारों ने इस देश के हिंदुओं का ही शोषण किया। मुसलमानों को तो एक देश मिला, लेकिन हिंदुओं को अपनी मां भारती के तोड़ देने के बावजूद भी उनका ही शोषण जारी रहा। आपको हैरानी होगी कि भारत के पूरे जीडीपी का 2.34% जो है वो कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? मंदिरों से आता है। आपने ठीक कहा, 40-40 हजार करोड़ एक एक मंदिर से आते हैं। 19 लाख करोड़ के आसपास एनुअल जो है वो कंट्रीब्यूशन है मंदिरों का। और तमिलनाडु के अंदर 1977 से लेकर के एसओएस का डाटा है ये 5 लाख किलो सोना मंदिरों से छीना गया है अकेले तमिलनाडु के अंदर, और उनको खत्म कर दिया गया है। और जब सरकार ने टेक ओवर किया था तो 38,000 मंदिर थे, 42,000 मंदिर उन्होंने दिया था, 38,000। आज 12,000 मंदिर फंक्शनल हैं, कोई देखने वाला नहीं है। एक तरफ कांग्रेस की दुष्ट सरकारों ने
और नेहरू और गांधी की राक्षसी प्रवृत्तियों ने मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड के सहारे जमीन दिया और हिंदुओं से उनकी मंदिरों के, उनके वेधशालाएं छीन ली, उनकी जमीनें छीन ली, उनकी संपत्तियां छीन ली, उनके देवी देवताओं के आभूषण छीन लिए। ये इस देश का सेकुलरिज्म है। इसलिए मैं उस अभियान का साक्षी बनने जा रहा हूं, जो सारे मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को मुक्त करो। हिंदू मंदिर पर तुम्हारी बपौती नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो या कोई अन्य सरकारें हो। ठीक, हिंदुओं को उनकी मंदिर, उनके जेवर जेवरात, उनके देवती का, आप जानते हैं कितना बड़ा एक कुठाराघात है। उनकी मंदिरों के पैसे से लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए भी होता है। ठीक है रागी जी एक मिनट, विष्णु जी से उसके बाद आऊंगा भाटी जी आपके पास। गंदगी चलती आ रही है। ठीक है रागी जी, आपने अपनी बात रखी। विष्णु शंकर जैन, जो आप कह रहे थे सर वो कहिए, और साथ ही उसमें मैं ऐड करता हूं कि गनीमत है आज तो कोर्ट ने यह सवाल पूछा है, अगर किसी बीजेपी नेता या सरकार की ओर से किसी ने पूछ दिया होता तो देश में क्या बवाल हो रहा होता, इसकी हम और आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, बहुत मूलभूत मुद्दा आज आपने उठाया और मैं दोबारा आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे वक्फ एक्ट 1995 को हमने एक्सपोज किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने एक्सपोज किया है, ये मुद्दा जिस पे आज आप चर्चा कर रहे हैं इसकी गंभीरता को कोई समझ नहीं रहा है, पर यह बहुत गंभीर मुद्दा है। 5200 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के नाम पे फंडिंग की जा रही है और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए की जा रही है। उनको यूपीएससी की कोचिंग दी जा रही है, उनकी बच्चियों के लिए स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे मेरे भाई ने कहा कि मुस्लिम टैक्स पेयर है, तो ये सारी योजना मुस्लिम्स के टैक्स पेयर मनी से चला लीजिए ना, हमारे टैक्स पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उससे क्यों ले रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुना है जो 26 मई 1949 को उन्होंने संविधान सभा में दिया था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण आपने पढ़ा है जो संविधान सभा की ओरिजिनल पृष्ठों में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में वॉल्यूम नंबर 8 पे पेज नंबर 351 पे है, 26 मई 1949 का? उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी ताकतवर माइनॉरिटी हैं जो अपनी माइनॉरिटी के दम पे एक अलग देश बना सकते हैं, तो हम आपको कोई माइनॉरिटी राइट्स नहीं देंगे। और जो आर्टिकल 299 था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके बाद भी यहां पे कांग्रेस की सरकारों ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खोल दी और इनको आप एक अलग चश्मे से देखते हैं। मैं कांग्रेस साहब से डिफर करना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल असंवैधानिक बात कही है जब इन्होंने कहा विष्णु जी कि दीनी तालीम या धर्म की शिक्षा ये कितनी जायज है, जो कोर्ट ने पूछा नहीं दी जा सकती है। आप दीनी तालीम धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं, आप दीजिए, पर आप सरकार से अनुदान नहीं ले सकते। लेकर मत दीजिए। सरकार को अनुदान देने का कोई हक भी नहीं है, कोई दायित्व भी नहीं है। ठीक है विष्णु जी, एक मिनट भाटी जी। नहीं, मैं तो एक तो ये कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर संगीत रागी राष्ट्रपिता को राक्षस कह रहे हैं आपके चैनल पर। राष्ट्रपिता को उन्होंने राक्षस कब कहा? अभी क्या कहने निपटे हैं? कहा क्या आपने? संगीत मैंने सुना नहीं, मैं तो पूछ नहीं, मैंने सुना खूब अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि नेहरू और गांधी की राक्षसी प्रवृत्ति, तो सीधे सीधे राक्षसी तो कह रहे हैं, राष्ट्रपिता को अपमानित कर रहे हैं और आपका चैनल आपत्ति नहीं कर रहा है। मैंने नहीं सुना ना, मैं तो इसीलिए सुनना चाहिए आपको, एक शब्द सुनना चाहिए। गांधी मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, घोर निंदा। परिवार था या महात्मा और ये देशद्रोही लोग हैं, संविधान के अरे आरएसएस से आते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस से आते हैं। मतलब महात्मा गांधी था या गांधी फैमिली थी? मैंने कहा नेहरू गांधी परिवार की नो 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 नो, आपने ये नहीं कहा। आप बेशक सुन लें रिपीट करके। आपने कहा नेहरू और गांधी की राक्षसी प्रवृत्ति, आपने कहा नेहरू और गांधी की। आप परिवार कहते तो मैं बिल्कुल ऐतराज नहीं करता। ये तो गांधी के हत्यारे हैं, कुछ कह सकते हैं। हाँ, आरएसएस ने गांधी की हत्या की और आज उसकी चरित्र हत्या कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, आपको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ये पूरे देश का अपमान है। अब अपनी बात आगे रखिए। उन्होंने दूसरी बात, उन्होंने गांधी फैमिली के लिए बात कही थी, हिंदुओं पे गोली चलवाई थी। दूसरी बात, रुक जाइए अफजल खान, किसने किस पर गोली चलवाई? सर मत जाइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, संगीत रागी ने क्लियर किया, नेहरू गांधी परिवार, उन्होंने कहा महात्मा गांधी के लिए नहीं कहा था। एक मिनट रुक जाइए, भाटी जी को बात पूरी करने दीजिए। भाटी जी जल्दी। दूसरी बात जो अभी जिसमें चर्चा हो रही थी कि रामनवमी पर रामचरितमानस के पाठ के लिए या दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए 1-1 लाख रुपए सरकार ने दिए, तो धार्मिक कार्यों के लिए अगर दिए जा सकते हैं, मैं हिंदू मुस्लिम एंगल उसमें नहीं ले रहा, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है
क्या योगी जी की सरकार भाटी जी, संविधान भाटी जी, निर्माता की भाटी जयंती जी, पर भी 1-1 मुझे लाख रुपए ब्रेक लेना देगी? पड़ेगा। सुनिए ना सर, सुनिए। हाँ या ना में जवाब देंगे। हाईकोर्ट ने जो पूछा है सरकारी फंड पर दीनी तालीम होनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से हाँ या ना। राकेश पांडे जी, सारे सवालों के जवाब हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते। चलिए, वो मैं आपसे पोस्टर पूछूं, डाल दीजिए स्क्रीन पर, आपने अगर चोरी करनी बंद कर दी, हाँ या ना में बताओ। आप बता दोगे क्या? नहीं सर, आपने अब चोरी ये छोड़ दी? आपका हाँ या ना में, हाँ या ना में बताना, बताओ। ये तय करता है सर कि आप तुष्टीकरण की सियासत करते हैं सर। इस वो टाइम तो पे नहीं है आपका। आप लगातार कहते रहते हैं 24 घंटे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।